हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों, पहला टॉपिक अपन देखते हैं। आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अपन ये देखेंगे कि केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो बच्चों, जो पहली एक्टिविटी दी हुई है आपकी केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्विंग, वो है आपकी मैग्नीशियम रिबन की। किसकी? मैग्नीशियम रिबन की। क्या है ये एक्टिविटी, उसको अपन आइए देखते हैं। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि अपन ने कोई भी एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। अपन ने कोई भी एक मैग्नीशियम रिबन लिया। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है। मैं मार्केट से एक मैग्नीशियम रिबन लेकर के आया हूँ, और इस मैग्नीशियम रिबन को मैं क्या करूँगा, इस मैग्नीशियम रिबन को मैं बर्न करूँगा। जब मैं इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करूँगा तो होगा क्या कि ये मैग्नीशियम है। बर्न करने के लिए अपन को क्या चाहिएगा? ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होगी। यानी मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? आपका ऑक्सीजन के साथ। और जब अपन देखेंगे इसकी फ्लेम, बहुत ही वाइट डेजलिंग फ्लेम। कैसी फ्लेम मिलेगी बच्चों अपन को? वाइट डेजलिंग फ्लेम, बहुत ही चमकदार फ्लेम अपन को ऑब्टेन होगी। ठीक है। और जो अपन को ऐश मिलेगी, राख मिलेगी, उसका भी कलर क्या होगा? आपका वाइट कलर होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐश होती है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, वो होती है आपका प्रोडक्ट। अब समझिएगा इसको। तो हुआ क्या यहाँ पे, आपका जो मैग्नीशियम था वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, और उसने बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और उसने बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी आपकी इस एक्टिविटी में, यानी कि जब आपने एक मैग्नीशियम रिबन को लाइट किया या जलाया। अब बात आ रही है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो अभी अपन बैलेंसिंग देखेंगे, तब आपको ये करते भी आ जाएगा। इस कंडीशन में अपन देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो अपन ने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपका मैग्नीशियम बढ़ गया, तो आपको मैग्नीशियम भी क्या करना पड़ेगा? इधर 2। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीशियम रिबन जो मैंने लिया, इसको मैं डायरेक्ट बर्न नहीं करूँगा, डायरेक्ट फ्लेम लाइट नहीं करूँगा। पहले मैं इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करूँगा। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा? इसको लाइट करूँगा या बर्न करूँगा। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, यानी कि लाइट बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं? वाई मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड और रब्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है। तो बच्चों, इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर क्या है कि जब आपका मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ था, तो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ही। ठीक है, मॉइस्चर भी है आपके एटमॉस्फेयर में। तो होगा क्या कि ये जो मैग्नीशियम है, ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके कारण ये रिएक्ट करेगा उस ऑक्सीजन से, और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेगा। और जब ये अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन, इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर ऐसे चढ़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? अब क्या ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? क्योंकि ये स्टेबल हो गया ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो स्टेबलाइज हो गया। तो अपन क्या करेंगे? थोड़ा इसको अनस्टेबल करेंगे। कैसे? जो इसकी ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमी हुई थी, उसको अपन सैंड पेपर से क्या कर देंगे? घिस देंगे। और सैंड पेपर से घिस देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीशियम की सरफेस आपके पास आ जाएगी। और जब मैग्नीशियम की सरफेस आपके पास आ जाएगी, जैसे ही अपन उसको बर्न करेंगे रिबन को, तो वो क्या हो जाएगा? रीडली बर्न होगा। और कैसे बर्न होगा? डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा, और आपको वाइट ऐश मिलेगी। वाइट ऐश जो होगी ना, वो आपकी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो आपको ऐश मिल रही है वो क्या होती है? आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो है बुक में दी हुई है। फिर सेकेंड एक्टिविटी आपकी दी हुई है, सेकेंड एक्टिविटी बुक में दी हुई है, वो एक्टिविटी है आपकी पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी लेड नाइट्रेट की।
आइए देखते हैं उसको, सेकेंड एक्टिविटी। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, आपने लिया है पोटेशियम लेड नाइट्रेट। पहले लिया है अपन ने लेड नाइट्रेट। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का? PbNO3 का ट्वाइस। ये फॉर्मूला बनाते आई होप आपसे आता होगा, क्लास 9 में अपन ने पढ़ा था। फिर से देखते हैं अगर किसी को डाउट हो तो कैसे होता है ये लेड और आपका ये नाइट्रेट। लेड की वैलेंसी कितनी होती है अपन को पता है, +2 में। नाइट्रेट की कितनी होती है, -1 में। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अपन को क्या चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे अपन ऐसा, प्लस माइनस देखते ही नहीं है अपन, तो क्या हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ऐसा अपन करते थे, ठीक है। आपको ध्यान होगा 9th क्लास में आपने फॉर्मूला बनाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस टाइप से फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करेगा आपका, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है बच्चों, Ki। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखते हैं कैसी है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है आपका, समझिएगा इसको। अपन ने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है क्या, एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने लिया लेड नाइट्रेट। फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकेंड बोलता हूँ। इसमें क्या है आपका, फर्स्ट कंपाउंड है यानी कि लेड नाइट्रेट है। मैंने एक अनदर टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या रखा मैंने, सेकेंड सॉल्यूशन यानी कि पोटेशियम आयोडाइड रखा। अब मैंने जेंटली बहुत आराम से इस पोटेशियम आयोडाइड को क्या किया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। तो अपन ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर मिक्सिंग, जब ये वाली टेस्ट ट्यूब से अपन क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब से अपन पोटेशियम आयोडाइड को PbNO3 में मिलाएंगे तो अपन देखेंगे कि अपन को एक क्लियर डिवीज़न क्या, अपन को यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग जाती हुई दिखेगी। और ये लाइनिंग क्या होगी आपकी, येलो कलर की होती है। किस कलर की होती है लाइनिंग, ये येलो कलर की। क्यों होती है येलो कलर की लाइनिंग, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ये येलो कलर की लाइनिंग क्यों होती है, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि जब आपका लेड नाइट्रेट रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो इसने बनाया क्या, इसने प्रोडक्ट क्या बनाया आपका, लेड आयोडाइड। क्या बनाया, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो आपका लेड आयोडाइड है ना बच्चों, ये होता है आपका प्रेसिपिटेट, PPT। प्रेसिपिटेट को PPT बोलते हैं। और ये होता है आपका येलो कलर का, ठीक है। फिर से समझिएगा, जब अपन ने पोटेशियम नाइट्रेट को लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका एक प्रेसिपिटेट बना, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनता है और वो क्या होता है, अलग से आपको डिपॉजिट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में आपके अलग से नीचे तरफ में डिपॉजिट हो जाएगा। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एरो का यूज करते हैं ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, आपकी केमिकल रिएक्शन में नोटेशन जो होती है, अगर कहीं पे इस टाइप का एरो है, इसका मतलब है कि वो क्या शो कर रहा है आपका, ये एरो शो करता है आपका कि वहां पे क्या बन रहा है, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, PPT बोलते हैं इसको। और यदि कहीं पे इस टाइप का एरो लगा हुआ है ऊपर की तरफ पे, तो इसका मतलब गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो आपका प्रेसिपिटेट बना और आपका पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन उसमें रह जाएगा। तो ये हुई आपकी सेकंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2 जो आपके NCERT में दी है। आइए देखते हैं थर्ड एक्टिविटी क्या बोल रही है आपकी। बच्चों दोनों एक्टिविटी में अपन देख रहे हैं केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। थर्ड एक्टिविटी आपकी है, अपन ने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लिया और उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, क्या रख दिया अपन ने उसमें, इस टाइप से
कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिंक के लच्छे कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जेंटली बहुत आराम से इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं क्या बच्चों, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड हार्मफुल होता है, ठीक है। एसिड है, एसिड तो सारे हार्मफुल होते हैं, तो एक ऑर्गेनिक एसिड आपके, इनऑर्गेनिक एसिड। तो अब देखिएगा क्या है आपके जिंक ग्रेन्यूल में अपन थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ यहाँ पे क्या डाल देंगे, क्या इंसर्ट कर देंगे, H2SO4 अपन ने इसमें इंसर्ट कर दिया। तो जब अपन ये चीज़ करेंगे तो यहाँ से अपन ऑब्जर्व करेंगे कि गैस इवॉल्व होगी। उस गैस को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अगर अपन ने कॉर्क लगा दिया है और एक पाइप से आउटलेट पैसेज है और इससे अपन ने उस गैस पास कराई, ठीक है। और उस गैस के पास ये जो गैस यहाँ से निकल रही है, ये जो गैस यहाँ से निकल करके आ रही है, इस गैस के पास कोई बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे या बर्निंग कैंडल रखेंगे यहाँ पे, तो अपन देखेंगे कि बर्निंग कैंडल क्या होने लगेगी, एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। उस साउंड को बोलते हैं अपन पॉप पॉप साउंड, पॉप पॉप साउंड, पॉप पॉप, ठीक है। दिवाली के टाइम पे अपन फोड़ते हैं ना चिट चिट, ठीक है, फेंकते हैं अपन पॉप पॉप, तो वही है आपका पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो पॉपिंग साउंड ये बताता है कि ये जो गैस है, ये गैस कौन सी है आपकी, H2, दैट मीन्स हाइड्रोजन। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, पॉपिंग साउंड कौन सी गैस प्रोवाइड करवाएगी आपको, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, अपन ने तो जिंक में H2SO4 डाला था, तो हाइड्रोजन गैस कैसे निकली, देखिएगा इसको, इसके पीछे क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है। जिंक प्लस H2SO4, ये होगा क्या बच्चों, जो जिंक है ना आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी जब अपन रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, तब वहाँ पे मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा, तो ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कितना कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और एक कंपाउंड बनाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बच्चों, जिंक सल्फेट क्या होता है, और एक सॉल्ट होता है, एक टाइप का सॉल्ट है जिंक सल्फेट। अब होगा क्या, जिंक सल्फेट हो गया, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। और वही हाइड्रोजन गैस इस पाइप से अपन ने कलेक्ट करी और इसके माउथ में, यानी उस ट्यूब के माउथ में अपन ने क्या किए, बर्निंग कैंडल लेकर के गए, तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, वहाँ पे एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ जो कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को शो करता है। तो बच्चों ये तीन एक्टिविटी बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है पर्टिकुलरली आपकी हाइड्रोजन जिंक वाली, ये आपको 3 बार पढ़नी पड़ेगी। एक तो इस चैप्टर में, फिर एसिड बेस सॉल्ट्स में, और फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल में, ये 3 बार दी हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये एक्टिविटी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ केमिकल चेंज के एग्जांपल विथ रेफरेंस टू आपके एक्टिविटी। अब अपन देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को, कोई केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फॉलो होगा, या बैलेंसिंग कैसे करेंगे उसकी, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन का हो सकता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं। अब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि लेड नाइट्रेट वाला अपन ने लिया था, PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव व्हाट, PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। ये अपन ने रिएक्शन देखी थी। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है बच्चों, बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने का मतलब ये है कि जो आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, अपन को पता है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का होता है और राइट हैंड साइड किसका होता है, आपका प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट साइड जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स या आपके एलिमेंट्स हैं, उनका मास आपके प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, चेक करते हैं। लेड एक है एलिमेंट, यहाँ भी एक है, ठीक है। नाइट्रेट आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बच्चों 1 है नाइट्रेट,
पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, आयोडीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे आयोडीन कितना है 2। दिक्कत वाली बात है, यानी कि बैलेंस ही है, यानी कि इस तरफ का मास अलग है, उस तरफ का मास अलग है, लेकिन अपन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है क्योंकि आपकी केमिकल रिएक्शन में, तो आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान रखिएगा बुक में मेथड दी हुई है बहुत सारी लेंदी, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। बस उसमें एक चीज याद रखनी है, अपन सबसे पहले वो कंपाउंड पिक करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। फर्स्ट, फिर से सुनिएगा, वी विल पिक दैट कंपाउंड विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, किसमें, लेड नाइट्रेट। चलिए देखते हैं, लेड इधर एक है, इधर भी एक है, कुछ नहीं करना। नाइट्रेट यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको अपन, इस नाइट्रेट को अपन ने क्या कर दिया 2। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हो गया बैलेंस, लेड हो गया, नाइट्रेट हो गया। अब यदि आपने किसी एक में मल्टीप्लिकेशन किया किसी नंबर का, किसी को बैलेंस किया, तो ये देखिए कि क्या उस नाइट्रेट को बैलेंस करने से कोई अदर एलिमेंट या कोई अदर चीज में फर्क पड़ा क्या, कोई चीज ज्यादा हुई या कम हुई। यस, यहाँ पे जब अपन ने नाइट्रेट को बैलेंस किया तो पोटेशियम भी तो बढ़ गया 2, पोटेशियम भी 2 क्वांटिटी बढ़ गई, उसकी 1 था 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, तो यहाँ पे भी आपने पोटेशियम को क्या कर दिया 2। अब इस पोटेशियम पे 2 करने से क्या हुआ, आयोडीन भी 2 हो गया, आयोडीन भी 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आयोडीन ऑलरेडी पहले से क्या है 2 है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको वो एलिमेंट सबसे पहले पिक करना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, फिर उसके बाद एक तरफ से आपको इसी मेथड से बैलेंस करना है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन Fe plus H2O will give Fe2O3 प्लस Fe2O3, ठीक है, प्लस H2 गैस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो बहुत वो हो गया, इतना सारा कुछ अपन को दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे बच्चों, Fe3O4 होगा, Fe3O4। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड आयरन उठाया अपन ने, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बच्चों, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसमें आयरन कितना है आपका 3 है, थोड़ा सही से लिख देते हैं अपन, Fe3O4। इस यहाँ पे आयरन कितना है आपका 3, यहाँ पे कितना है 1, 3 कर दिए। क्या 3 मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज हुआ आपका अदर चीज़ में? नहीं, आयरन इंडिपेंडेंट था तो कोई चेंज नहीं हुआ। फिर ऑक्सीजन कितना है बच्चों यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन भी अपन ने कितना कर दिया 4 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करने से हाइड्रोजन भी क्या हो गए 8 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इस हाइड्रोजन को भी आपको क्या करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई, तभी वो क्या होंगे 8। तो ये क्या होगा, ये आपकी एक और बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि फिर से समझिए, आपको सबसे पहले वो कंपाउंड पिक करना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, एटम हो, और फिर उसके बाद उससे आपको बैलेंस करना स्टार्ट करना है 1 by 1। दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा तो आप फिर से देखिएगा एक बार वीडियो बैक करके, रिवाइंड करके कि कैसे अपन ने इसको बैलेंस किया। ठीक है, आइए अपन बैलेंसिंग के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में दिक्कत ना हो। लेट्स सी, वायर से फंस गया हूं मैं। देखिए फर्स्ट है आपका HNO3। बच्चों HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड। क्या होता है आपका ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? एक बेसिक नेचर का होता है, यानी एसिड रिएक्ट कर रहा है आपका बेसिक नेचर के साथ। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए रिएक्ट करके क्या बना है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का इसने फॉर्मेशन किया, प्लस वाटर क्या हुआ बना।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बैलेंस है क्या नहीं। क्या बताया था कि सबसे पहले उसको पिक करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल। तो सबसे बड़ा अपन को तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी एक है, अभी कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं कि नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है, तो अपन ने नाइट्रेट को 2 किया। ठीक है, अब देखिए नाइट्रेट 2 किया अपन ने, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए आपके पास 4। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो अपन यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। जब अपन ने वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन हुए। अब एक चीज़ और देखिए, इस हाइड्रोजन पे जब अपन ने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ये वाले 2 हो गए, ये ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 2। अब कंफ्यूजन में आप इस ऑक्सीजन को मत काउंट करिएगा, ये ऑक्सीजन आपका तो नाइट्रेट के साथ है ना, ये तो नाइट्रेट के साथ काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन क्या बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे इसको पिक करेंगे अपन, सोडियम 2 है, सल्फेट 1, सोडियम 2, तो अपन ने सोडियम को 2 कर दिया। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं कि 2 सोडियम अपन ने किया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपके पास 2, तो अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए जब अपन ने हाइड्रोजन को 4 किया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास 2, क्योंकि जब अपन ने सोडियम को 2 किया था तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 2-2 हुए थे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं बैलेंस करने। तो अपन के पास H2O था, तो अपन ने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो ये भी इक्वेशन आपकी क्या हो गई बैलेंस्ड। अब एक बहुत फेमस इक्वेशन है अपन ने पढ़ी हुई है, कौन सी इक्वेशन बच्चों ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है आपके ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इसको अपन को बैलेंस करना है। आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपन क्या पिक करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। अपन को दिख रहा है एक ही यहाँ पे इतने सारे 6 12 यानी 6 12 एंड 6 इतने सारे एटम हैं। चलिए पिक करते हैं, किसको पिक कर लें, कार्बन को ही पिक करते हैं। कार्बन यहाँ कितने हैं अपन के पास 6, यहाँ पे बेचारा अकेला है कार्बन, तो क्यों अकेला रहेगा ये, अपन इसको 6 के साथ कर देते हैं, 6 कार्बन कर दिए। अब जब कार्बन 6 किए तो देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ऑक्सीजन 12 हो गए, दिक्कत हो गई। अब क्या किया जाए, रुकिए अभी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12, अभी इसी को देखना है क्योंकि हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों ये O है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको भी 2 क्यों रहने दें अपन, इसको भी 6 कर देते हैं अपन। ठीक है, अब हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। अब बेचारा बचा है ऑक्सीजन, अकेला बचा है, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। चलिए ऑक्सीजन को ही पूछते हैं, कितने हुए ऑक्सीजन यहाँ पे 6 and 2 8, और यहाँ पे 6 2 12 and 6 18। ओहो बहुत दिक्कत, बेचारा 18 and 8 10 का डिफरेंस कवर करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 8, यहाँ पे 18, तो अपन को इसको भी 18 करना है। तो 6 ऑलरेडी है, अगर अपन इसको 12 कर दें ऑक्सीजन को, यानी कि 6 2 12 and 6 18, 6 2 12 and 6 18, ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपके बैलेंस। अब ऑक्सीजन भी खुश कि मुझे भी क्या किया बैलेंस। तो ये हो गई आपकी एक और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस टाइप से बच्चों आपको बैलेंस करना है, यानी कि बहुत कंफ्यूज नहीं होना। जो लेंदी मेथड है बुक में आपके उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड, बस एक एलिमेंट को उठा करके आपको बैलेंस करना है और आप सारे एलिमेंट चेक देखोगे आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको कैसे बैलेंस करना है, आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। कोई चीज़ में डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपन को बैलेंस करना है। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।